नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मेरी बहू को तो कुछ नहीं आता है। ये क्या चाय बनाई है, इसमें चाय पत्ती और शक्कर दोनों ही नहीं है। मज़ा नहीं आया, फिर से बनाकर लाओ। प्रशांत जी ने कप आगे सरका दिया। चारू चुपचाप कप उठाकर ले गई और दूसरी चाय बनाकर ले आई। वैसे चाय अच्छी ही बनी थी, पर प्रशांत जी की तो आदत है, वो दिन में 4-5 बार अपनी बहू को इसी तरह से परेशान करते थे और नुक्स निकालते रहते थे कि कभी अदरक कम है, कभी कहते कि चाय उबली नहीं, कभी कहते कि दूध ज़्यादा है, पानी कम, तो कभी कहते कि चाय अच्छे से उबाली ही नहीं। चारू कुछ महीने पहले ही शादी होकर आई थी। वो घर के खाने पीने का ढंग सीख रही थी, पर कभी तो कमी रह जाती थी और कभी कमी नहीं भी रहती तो जानबूझकर बताई जाती थी। सिर्फ प्रशांत जी का ही नहीं, सबका यही हाल रहता। घर में सास ससुर हो या देवर ननद, सबको चारू से ही शिकायत रहती। चारू अपने मायके बड़े ही लाड प्यार से पली थी। माँ ने अच्छे संस्कारों के साथ घर गृहस्थी चलाने के भी गुण सिखाए थे, पर ससुराल में मायके की कहाँ चलती है। यहाँ तो ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना होता है, फिर से सब कुछ नया सीखना होता है। चारू पढ़ाई में सामान्य थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मायके वालों ने विनोद के साथ शादी कर दी। चारू को बुके बनाने का बड़ा शौक था। वो सुंदर फूलों से बुके बनाया करती थी। उसकी ये कला पहले तो सबको पसंद आई थी, पर बाद में उसे घर गृहस्थी के कामों में ऐसा झोंक दिया कि वो कभी समय ही नहीं निकाल पाई। वो अपने शौक को जैसे भूल ही गई थी। ससुराल वालों का कहना था कि बहू को सिर्फ खाना बनाना और घर संभालना ही आना चाहिए। चारू ने कुछ समय के लिए अपने शौक को छोड़ दिया ताकि वो घर परिवार में अच्छे से रम सके। वो हर संभव कोशिश कर रही थी। एक दिन उसकी सास उर्मिला जी ने अपने घर पर किटी रखी और चारू को क्या बनाना है उसकी लिस्ट थमा दी। चारू ने अपने हिसाब से जो अच्छा आता था बना दिया और कुछ यूट्यूब से देखकर बना दिया। पहली बार 15-16 लोगों के लिए इतना खाना बनाया था। उर्मिला जी से खाना कितना बनाऊं ये अनुपात पूछा, पर उर्मिला जी ने उसको बताया ही नहीं। उसकी मम्मी से पूछती, पर वो भी अपने मायके अपनी मम्मी की तबीयत पूछने गई हुई थी, जो कि अस्पताल में भर्ती थी। चारू ने अपने हिसाब से सब बना दिया, पर छोले कम पड़ गए और बहुत ही ज़्यादा तीखे हो गए। पूरी का आटा बहुत ज़्यादा हो गया, खीर पतली हो गई। सारे खाने में स्वाद भी कम था। किसी में मसाला ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। ये देखकर उर्मिला जी का पारा चढ़ गया और वो चारू पे गुस्सा हो गई। तेरी माँ ने कुछ सिखाया है भी या नहीं? तूने ढंग से खाना बनाना तक तो नहीं आता। बहू तो वो ही सुलक्षणा होती है जो रसोई अच्छे से संभाल ले। ना खाने में स्वाद है, ना ही मात्रा का अंदाज़ा है। शोर सुनकर उर्मिला जी की कुछ सहेलियाँ रसोई में आ गई तो उन्होंने यही कहा कि मेरी बहू को तो कुछ नहीं आता, और सिर पीटने लगी। सबने समझाया और जैसे तैसे किटी हो गई। सब लोग वापस चले गए। चारू थोड़ी सहम सी गई थी। उसने पहली बार इतनी सारी रसोई बनाई थी, पर अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि कितना बनाना है। रात को विनोद को बोली तो उसने एक टूक जवाब दिया, ये रसोई और खाने की बातें मुझसे मत करा करो। मम्मी और तुम जानो, ये तुम सास और बहू के बीच की बात है, इसमें मुझे मत घिसी दो। विनोद कड़वत लेकर सो गया। आज चारू को बहुत बुरा लग रहा था। उसके अपने पति को उसकी तकलीफ और आत्मसम्मान की जरा सी भी फिक्र नहीं थी। उसकी दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी। एक दिन उसकी नंद सुबह बोलती है, जो उसकी हम उम्र ही थी, भाभी आज मेरी सहेलियाँ लंच पर आ रही हैं, आप चाइनीज़ बना लेना। लेकिन मुझे चाइनीज़ उतना अच्छा बनाना नहीं आता है, चारू ने तुरंत कहा। इस पर सुबह बोली, क्या भाभी आपको तो कुछ भी नहीं आता, यूट्यूब तो है, उससे देखकर बना लेना। सिर्फ 5 ही तो सहेलियाँ आ रही हैं, मैं कुछ इंडियन फूड बना दूँगी। पर सुबह ने चाइनीज़ खाना ही बनवाया। उसकी सहेलियाँ खाना खाते हुए बहुत हंस रही थी। इससे अच्छा तो कॉलेज के बाहर जो टपड़ी लगा कर बेचता है वहीं खा लेते। बेकार ही मुंह का स्वाद खराब कर लिया। सुबह फिर गुस्सा होकर बोली,
क्या भाभी, आपको तो कुछ भी ढंग से नहीं आता। अपनी सहेलियों के सामने सुभी ने चारू को अपमानित कर दिया। चारू मनमनोज कर रह गई। ये क्या ज़रूरी है कि हर चीज़ बनानी ही आए? बहू हूँ, मशीन थोड़ी हूँ जो कहो वो हाजिर कर दूँ। फिर अभी शादी हुई है, इतना रसोई का काम किया ही नहीं तो एकदम से कैसे आएगा? पर किससे कहती, इससे चुप हो गई। चारू को काम सब आता था, लेकिन उसने पढ़ाई के कारण काम इतना किया नहीं था और आदत भी नहीं थी। अब सासू माँ को तो सालों की गृहस्थी का अनुभव था, पर उसकी शादी को तो कुछ ही महीने हुए थे, तो वह कैसे सबकी अपेक्षाओं पर खड़ी उतरती। विनोद तो उसके दिल का हाल जरा भी नहीं सुनता था। वो घर में ऑफिस और ऑफिस से घर ही आता जाता था। वो चारू की भावनाओं को जरा भी नहीं समझता था। चारू ने विनोद से कहा कि वो बुके का काम फिर से शुरू करना चाहती है। उसे फूलों और प्रकृति से बहुत प्यार है। फूलों की खुशबू और फूलों के रंग उसे अपनी तरफ खींचते हैं। वो ज़्यादा दिनों तक अपने शौक़ से दूर नहीं रह पाएगी। उस लोगों को बुके बनाकर देना बहुत पसंद है। दिन में कुछ घंटे वो अपने लिए निकालना चाहती है, पर विनोद ने मना कर दिया। बुके बनाने के अलावा तुम्हें और कुछ भी आता है या नहीं? मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। बुके बनाने में जितना समय नष्ट करोगी उतना समय तुम घर के कामकाज और खाना बनाने सीखने में लगाओ तो बेहतर रहेगा। चारू के लिए अब सब कुछ असहनीय हो रहा था। उसे उदास देखकर उसका छोटा देवर संजय बोलता है, भाभी आप उदास मत हो, मेरा एक काम कर दो कि क्या? कल मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी तो आप ये पार्सल मेरे दोस्त को देकर आ जाओगी। कल उसका बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। सुबह परीक्षाओं में व्यस्त है, भैया को कह नहीं सकता और उसका घर अलग रास्ते में पड़ता है। मैं उठता भी देर से हूँ तो मैं जा नहीं पाऊँगा। आप ये स्कूटी की चाबी ले जाना, मैं आपको घर का पता भी दे दूँगा। यह कहकर संजय ने गिफ्ट दे दिया। लेकिन मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता, मैंने कभी स्कूटी नहीं चलाई। यह सुनते ही संजय भी झल्लाकर बोलता है, क्या भाभी, ना आपको ढंग से खाना बनाना आता है और ना ही स्कूटी चलाना आता है? आखिर आपको क्या आता है? संजय भैया, मैंने स्कूटी सीखने की कोशिश की थी, पर मेरे हाथों एक एक्सीडेंट हो गया था। तब से मन में डर सा बैठ गया है। मैं ऑटो से जाकर दे आऊँगी। चारू ने कहा, नहीं, आप रहने ही दो, मैं कोई दूसरा इंतज़ाम कर लूँगा। संजय ये कहकर निकल गया। आज चारू को बहुत ही अपमान महसूस हो रहा था। जिसे देखो वो यही कह रहा था कि आपको तो कुछ भी नहीं आता। रोज़ उसके आत्मसम्मान को चोट पहुँचाई जाती थी। खाना वो बना लेती थी, पर ज़रूरी नहीं है कि इसमें परफेक्ट हो जाए। सालों तक खाना बनाते बनाते इसमें एक्सपर्ट हुआ जा सकता है, कुछ महीनों में नहीं। चारू ये सब कुछ सहन कर रही थी क्योंकि उसके मायके में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। वो 4 बहनें थीं और बेटी को वो लोग बोझ मानते थे। उससे छोटी 3 बहनों की अभी शादी करनी बाकी थी। वो अपना दुख अपने मायके में नहीं बता सकती थी, पर इस तरह से रोज़ अपमान में तो नहीं सहा जा सकता। उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और पति से कहा कि उसे बुके का काम शुरू करना है, अपने हुनर को चमकाना है, नहीं तो गृहस्थी में कहीं खो जाएगा। उसने बहुत ज़्यादा जिद की। ठीक है, जो भी करना है घर से कर लो, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ और बहन को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, रसोई तुम्हें ही बनानी होगी। विनोद ने कह दिया। चारू के तो पंख लग गए। उसने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में अपने पिछले बनाए बुके के फ़ोटो डालना शुरू किए। उसे ऑर्डर मिलने लगे। चारू के काम की सभी तारीफ़ करने लगे और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। यह देखकर विनोद ने भी उसे सहयोग देना शुरू किया। अब घर के बाहर वाला स्टोर रूम चारू ने काम में लेना शुरू कर दिया। शादी ब्याह हो या वैवाहिक वर्षगांठ, उसे बुके बनाने के लिए अच्छे ऑर्डर मिलने लगे। कॉरपोरेट जगत में भी सीनियर का वेलकम हो या कोई मीटिंग, उसके बुके जाने लगे। अब वो रसोई में कम ध्यान दे पाती थी। उर्मिला जी ने अपने बेटे से शिकायत की तो उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, हम खाना बनाने वाले रख लेते हैं। चारू तो अब व्यस्त रहने लगी है और अच्छा भी कमाने लगी है, तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। चारू खाना बनाएगी तो बुके के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगी।
अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर उर्मिला जी दंग रह गई, पर जब पति पत्नी की तरफ बोले तो पत्नी को ससुराल वालों के एक ताना भी नहीं दे सकते। पति का साथ बहुत ज़रूरी है। अब चारू का आत्मविश्वास और भी बढ़ने लगा था। घर का स्टोर रूम माल और सामान के लिए छोटा पड़ने लगा। बाहर किराए की बड़ी सी दुकान ले ली और मदद के लिए 2-3 लड़कियों को रख लिया गया। बुके के साथ चारू पौधों से सजावट पॉट भी बेचने लगी। उसके सजाए पॉट भी बहुत ही सुंदर होते थे। बड़ी बड़ी मीटिंग में उसके बनाए पॉट गिफ्ट किए जाने लगे। इसी के साथ वो पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ भी लगाने लगी। शहर में पेड़ों को लेकर जागृति फैलाने लगी। उसके कार्यों को देखकर शहर में उसका सम्मान किया गया। पत्नी की सफलता और उसकी कमाई पर विनोद अब खुश रहने लगा। जब विनोद खुश था तो चारू को सास ससुर देवानंद से भी कुछ नहीं कह पाते। अब चारू ने अपनी कमाई से कार खरीद ली और ड्राइविंग भी सीख ली। एक सुबह वो घर से दुकान के लिए जा रही थी तो उसने देखा उसके देवर की बाइक खराब हो गई, तो उसने आवाज़ लगाई, संजय भैया आपको छोड़ दूँ, मुझे स्कूटी तो नहीं पर कार चलाना ज़रूर आता है। यह सुनकर संजय शर्मिंदा हो गया और उसने चारू से माफ़ी मांग ली। चारू ने अपनी सफलता के लिए अपनी नंद सुभी की सहेलियों को बुलाया और शहर के सबसे बड़े चाइनीज़ रेस्टोरेंट से चाइनीज़ फूड मंगवा कर खिलाया, तो सब तारीफ़ करने लगे और खूब धन्यवाद देकर गए। सुभी, मैं अच्छा चाइनीज़ फूड तो नहीं बना सकती, पर तुम्हें शहर के सबसे अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से मंगवा कर खिला सकती हूँ। तुमने अपनी सहेलियों के सामने मेरा अपमान किया था, पर मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है कि कभी भी किसी को कुछ भी कहना हो, कोई भी शिकायत या कमी बात हो तो उसे अकेले में कहो। किसी के भी आत्मसम्मान को चोट नहीं लगेगी, क्योंकि शरीर की चोट इंसान भूल सकता है, पर आत्मसम्मान पर लगी चोट कभी नहीं भूल पाता। सुभी, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, फिर बहू से ये उम्मीद क्यों करते हैं कि बहू हर काम में परफेक्ट हो? उसे सब तरह के काम आने चाहिए। सुभी की नज़रें शर्म से झुक गई। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे ये समझ आ गया कि आपका हुनर अलग है, आपको शौक़ अलग है। आपको मौका दिया गया तो आपने उसमें ही परचम लहरा दिया। आज आप शहर की सबसे बड़ी अच्छी बुके बनाने वाली हो गई हो। चारू की सफलता से अब सास ससुर भी खुश रहने लगे। दोस्तों, अपने काम के प्रति जुनून हो तो सब कुछ संभव है, सिर्फ करने की चाह होनी चाहिए। लेकिन कई घरों में रोज़ महिलाओं का आत्मसम्मान रौंदा जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो आत्मनिर्भर हो, अपनी कोई काम शुरू करे, उसमें सफलता मिलेगी तो पति और ससुराल वाले अपने आप सहयोग करने लगेंगे। फिर कोई नहीं कहेगा कि मेरी बहू को तो कुछ नहीं आता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस कहानी की लेखिका अर्चना खंडेलवाल है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।